सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, जब भी आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर नोटिस क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जुडिशरी एग्जाम में इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ में जो टीपीए है हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उससे रिलेटेड जो दूसरे प्रोविजंस हैं जैसे कि सेक्शन 39, 40, 41, 53, 53A, उनको समझने के लिए भी नोटिस का समझ में आना एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हम एक जनरल सेंस में बात करें तो नोटिस से हमारा मतलब होता है टू हैव अ नॉलेज ऑफ समथिंग, किसी चीज की जानकारी होना। लेकिन जब हम लॉ की बात करते हैं तो लॉ में कोई भी इंफॉर्मेशन रैंडम तो हो नहीं सकती। लॉ इज ऑल अबाउट फैक्ट। तो जब हम लॉ के सेंस में नोटिस को देखते हैं तो लॉ कहता है दैट नोटिस मीन्स अ नॉलेज ऑफ ए फैक्ट, किसी फैक्ट की जानकारी होना। प्रॉपर्टी एक्ट में नोटिस का इतना इंपॉर्टेंस है कि केवल नोटिस के बेसिस पे किसी केस को जीता जा सकता है या कोई पर्सन हार जाता है। केवल नोटिस के बेसिस पे किसी पर्सन के ऊपर उसके लीगल राइट और उसकी लायबिलिटीज को सेटअप किया जा सकता है या फिर उन लायबिलिटीज से उसको फ्री किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। मान लो ये कोई पर्सन है एक, जिसका अपनी वाइफ के साथ मेंटेनेंस के लिए कोई केस चल रहा है। अब केस काफी लंबे टाइम से चल रहा है, लेकिन किसी स्टेट पे आके एक को ऐसा लगता है कि ये केस हार जाएगा, और अगर ये केस हार गया तो ये जो इसकी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा इसको अपनी वाइफ को देना पड़ेगा एज ए मेंटेनेंस। इससे बचने के लिए क्या करता है, अपनी इस प्रॉपर्टी को सेल कर देता है एक दूसरे पर्सन बी को। अब होता क्या है कि इसकी जो वाइफ है वो केस जीत जाती है। उस कंडीशन में जब वो अपना मेंटेनेंस क्लेम करती है तो ये पर्सन बोलता है कि भाई मेरे पास तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं, जो थी वो मैं ऑलरेडी सेल कर चुका हूं, तो मेंटेनेंस के लिए, मेंटेनेंस के तौर पे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है कि जिसे मैं तुम्हें दे सकूं। अब सारी की सारी लायबिलिटी आ जाती है इस पर्सन के ऊपर। अगर इस लेडी का जो एडवोकेट है ये प्रूफ कर देता है कि जिस टाइम पे इस पर्सन ने प्रॉपर्टी को सेल किया है और इसने इस प्रॉपर्टी को खरीदा है, उस टाइम पे ये जो पर्सन है इसको जानकारी थी कि इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर ऑलरेडी केस में पेंडिंग है, कोर्ट में पेंडिंग है। उस कंडीशन में ये जो पर्सन होगा जिसने प्रॉपर्टी को खरीदा है, इसको इस प्रॉपर्टी में से एक हिस्सा एज ए मेंटेनेंस इस लेडी को देना पड़ेगा। लेकिन अगर ये पर्सन ये प्रूफ कर देता है कि जिस टाइम पे इसने प्रॉपर्टी को परचेज किया उसको नहीं पता था कि इन दोनों का ऑलरेडी क्या मैटर चल रहा है, कि जो प्रॉपर्टी है वो एक डिस्प्यूट प्रॉपर्टी है, अगर ये प्रूफ कर देता है तो ये मेंटेनेंस देने से बच जाएगा। एक दूसरे एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लो ये कोई पर्सन है एक्स, ये अपनी प्रॉपर्टी सेल करता है वाई को। ये कोई पर्सन है एक्स, ये अपनी प्रॉपर्टी सेल करता है वाई को। अब जब ये अपनी प्रॉपर्टी सेल करता है तो उसी मोमेंट पे ये जो वाई है 50% पैसा इसको पे कर देता है, और बाकी के लिए ये इसको प्रॉमिस करता है कि आने वाले 6 महीनों के अंदर अंदर ये इसको पूरा पैसा दे देगा। तब ये जो पर्सन है बोला ठीक है भाई, 6 महीने के तुम अपना अंदर पैसा दे देना, और जब तुम पूरा पैसा दे दोगे तो रजिस्ट्री तुम्हारे नाम पे हो जाएगी, और ये अपना एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं 6 महीने का। उसी ड्यूरेशन में क्या होता है, ये जो पर्सन है ये अपनी प्रॉपर्टी ऑलरेडी इस तीसरे आदमी को सेल कर देता है। अब जब ये जो पर्सन है जो कि आधा पैसा ऑलरेडी पे कर चुका है, जब ये अपना डिस्प्यूट अराइज करता है तो सारी लायबिलिटी किस पे आगे टिक जाएगी, इस वाले पर्सन पे। अगर ये प्रूफ कर देता है कि ये जो थर्ड पर्सन है जब इसने प्रॉपर्टी को खरीदा तो इसके पास में ये पूरी की पूरी नॉलेज थी कि प्रॉपर्टी ऑलरेडी सेल हो चुकी है, फिर भी इसने इस प्रॉपर्टी को खरीदा, तब ये जो पर्सन है ये इसके अगेंस्ट एक केस फाइल कर सकता है। और अगर ये पर्सन ये प्रूफ नहीं कर पाता कि जब इसने प्रॉपर्टी को खरीदा इसके पास में ऑलरेडी प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी, तभी इसके अगेंस्ट में नहीं जा सकता। जब हम प्रॉपर्टी एक्ट की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी एक्ट में जो नोटिस होता है उसको दो कैटेगरी में रखा गया है। एक होता है हमारे पास में एक्चुअल नोटिस और दूसरा होता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। एक्चुअल नोटिस से हमारा मतलब होता है डायरेक्ट और एक्सप्रेस नॉलेज ऑफ ए फैक्ट, किसी फैक्ट के बारे में एक डायरेक्ट जानकारी होना। यहाँ पे डायरेक्ट जानकारी होने से मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन जो है वो एक ऑथेंटिक सोर्स से मिली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पड़ोस में किसी से कोई बात सुन ली
तो वो एक्चुअल नोटिस की कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन इसको भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। जब कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा तो कोर्ट वहां पे कुछ कंडीशंस को देखेगा। क्या क्या होंगी? पहला कि वहां पे जो नॉलेज का सोर्स है वो एक डेफिनेट सोर्स होना चाहिए। कोई रूमर या कोई सुनी सुनाई बातें वहां पे वैलिड नहीं होंगी। मान लो कोई पर्सन है, वो चाय की दुकान पे बैठा है मोहल्ले में, वहां से कुछ सुना है, फिर उसी चीज को वो कोर्ट में ले जाके रखता है, तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ये कोई पर्सन है, ये एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है। जब ये प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, जब उसको देखने जाता है इस प्रॉपर्टी को एक्चुअल में, तो देखता है कि प्रॉपर्टी के बाहर एक पूरा नोटिस चिपका हुआ है, जिस नोटिस पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो प्रॉपर्टी है एक डिस्प्यूट प्रॉपर्टी है, इस पे ऑलरेडी कोर्ट में केस चल रहा है। अब इसको ये जो जानकारी मिली है प्रॉपर्टी के बारे में, ये एक डायरेक्ट नॉलेज है, क्योंकि इसने किसी थर्ड पर्सन का सहारा नहीं लिया है। और ऐसा ये मान के चला जाएगा कि अगर कोई पर्सन अपने घर के बाहर कोई ऐसा नोटिस चिपका के रखता है जिसके बारे में मेंशन किया हुआ है कि वो प्रॉपर्टी कोई डिस्प्यूट प्रॉपर्टी है, तो वो एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होगी। दूसरा क्या कंडीशन होगी कि जो नोटिस है वो उन पार्टी में से किसी एक बंदे ने या किसी एक पार्टी ने दिया होना चाहिए जिन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन चल रहा है। यानी कि अगर ए अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहा है बी को, तो या तो ए प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन दे सकता है या फिर बी। इन दोनों के अलावा कोई तीसरा बंदा अब इंफॉर्मेशन देता है तो उसको एक्चुअल नोटिस की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन है, नोटिस मस्ट बी रिलेवेंट फ्रॉम द सेम ट्रांजेक्शन। जो नोटिस है वो उसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो डीलिंग चल रही है वो किसी प्रॉपर्टी एक्स के लिए चल रही है और जो नोटिस मिला वो दूसरी प्रॉपर्टी वाई के लिए मिला, उस कंडीशन में भी उसको एक्चुअल नोटिस नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस की। सो कंस्ट्रक्टिव नोटिस से हमारा मतलब होता है वेयर देयर इज नो एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन, जहां पे कोई जो इंफॉर्मेशन है वो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन सिचुएशन ऐसी होती है कि कोर्ट ये मान के चलेगा कि पर्सन को उसकी जानकारी होनी चाहिए। अब इस केस में अगर बंदा कोर्ट में जाके आर्गुमेंट देगा कि मेरे पास में कोई ऐसा डायरेक्ट सोर्स नहीं था जिससे मुझे वो जानकारी मिल पाती, तो कोर्ट उसको सुनने वाला नहीं है। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लो ये कोई पर्सन है, ये इस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहता है, तो ये इसकी जिम्मेदारी होगी इस प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट है वो इसको चेक करे। अगर बाद में कोई इशू रेज होता है तो ये कोर्ट में ये दलील नहीं दे सकता कि भाई मेरे पास में कोई ऐसा नोटिस नहीं था कि मैं इस प्रॉपर्टी के कागजों को चेक करूं। कोर्ट इसको नहीं सुनने वाला है। कोर्ट सीधा बोलेगा कि भाई तुम प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो ये तुम्हारा हक बनता है, तुम्हारी ये जिम्मेदारी बनती है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट है उनको तुम चेक करो। इससे रिलेटेड एक केस है विपिन वर्सेस प्रियव्रता का। इसमें कोर्ट ने क्लियरली इंडिकेट किया कि जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस है और किसी भी कंडीशन में कोर्ट इसको डिस्प्रूव नहीं कर सकता और कोई बंदा इसको चैलेंज भी नहीं कर सकता। मान लो फिर से हम अगर इस एग्जांपल लें इस बंदे का, तो ये पर्सन जब इसने इस प्रॉपर्टी को खरीदा, बाद में इसको पता लगता है कि जो प्रॉपर्टी जिस पर्सन से इसने खरीदी वो इसका अकेला मालिक तो था नहीं, उसके अलावा भी दो और ओनर थे। लेकिन क्योंकि इसने कोई जानकारी निकाली नहीं तो इसको उसके बारे में पता ही नहीं लग पाया, तो ये इसकी ड्यूटी होगी। ये कोई एक्सक्यूज कोर्ट में नहीं दे सकता कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट, जब हम कंस्ट्रक्टिव नोटिस की बात करते हैं तो ये भी अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं होता, इसके साथ में भी कुछ कंडीशन अटैच होती हैं। पहला, विलफुल एब्सटिनेंस फ्रॉम इंक्वायरी टू सर्च, यानी कि जो पर्सन है जो प्रॉपर्टी को खरीद रहा है उसने जानबूझ के उसको उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए थी लेकिन उसने वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं किया। एग्जाम्पल फिर से समझते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है, ये इसका ओनर है और ये अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर देता है इस बंदे को। अब ये जो पर्सन यहाँ पे है एज ए सेलर, ये इसकी ड्यूटी बनती है कि इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट हैं ये उसको चेक करे। अब
अगर ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी इसने कहीं मॉर्गेज की हुई है, कहीं लोन पे इसके एवज में लोन उठाया हुआ है, फिर भी इस प्रॉपर्टी को सेल कर देता है, तो इसकी जिम्मेदारी होगी, इसकी यही जिम्मेदारी होगी कि जाके चेक करे कि ऐसा कोई इसके प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में कोई लोन वोन तो नहीं दिया हुआ है। बाद में अगर कोई इश्यू अराइज होता है तो उसके लिए भी ये पर्सन अकेला ही जिम्मेदार होगा। नेक्स्ट केस बनता है ग्रोस नेग्लिजेंस। ग्रोस नेग्लिजेंस मतलब घोर लापरवाही। ये पिछला केस जो था हमारे पास में, ये भी एक नेग्लिजेंस का ही केस था, लेकिन यहाँ पे जो नेग्लिजेंस है, जो लापरवाही होती है, उसकी सीवियरनेस, जो लापरवाही है वो और एक नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाती है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये कोई पर्सन है जिसने अपनी किसी प्रॉपर्टी को, अपने घर को इस लाला के यहाँ पे गिरवी रखा हुआ है। अब एक दिन सडनली इस लाला के पास जाता है, पूछता है कि भाई लाला जी, एक बहुत ही अच्छी पार्टी आई है, मैं अगर अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दूंगा तो काफी अच्छे रेट वेट मिल जाएंगे, और आपका भी जो कर्ज है मैं भी वो उसको चुका दूंगा, मेरे हाथ में भी कुछ पैसा आ जाएगा। अब लाला सोचता है कि भाई ठीक बात है, अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो इसका भी पीछा छूट जाएगा। तो उस कंडीशन में ये एक पर्सन है, बोला ठीक है तुम अपनी प्रॉपर्टी बेच दो। तभी इसको कहता है कि भाई लाला जी, आपने जो मेरी जायदाद है उसके जो कागज अपने पास में रखे हुए हैं एज ए सिक्योरिटी मॉर्गेज की फॉर्म में, वो कागज मुझे दे दो। तो लाला क्या करता है, अपने कागज इसको दे देता है। अब ये बंदा जो है उन्हीं प्रॉपर्टी के कागज को लेके चला जाता है इस तीसरे पर्सन के पास में, और इन कागजों के एवज में अपनी उसी प्रॉपर्टी को गिरवी रख के इससे लोन ले लेता है। अब इस कंडीशन में जो सारी की सारी जिम्मेदारी थी वो किसकी थी, इस लाला की। ये इसकी जिम्मेदारी थी कि क्या ये जो बंदा बोल रहा है वो बात बिल्कुल सही है या कुछ झूठ बोल रहा है। नेक्स्ट कंडीशन आती है रजिस्ट्रेशन एज नोटिस, कि अगर कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है तो उसको भी नोटिस की कैटेगरी में माना जाएगा। प्रॉपर्टी एक्ट कहता है आफ्टर द रजिस्ट्रेशन द फैक्ट इन द रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट कम इन द पब्लिक डोमेन। जब कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो जाता है तो उससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होती है वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आ जाती है और वो एक पब्लिक डोमेन का पार्ट बन जाती है। उस कंडीशन में उस रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस की तरह ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे भी उसके साथ में कुछ कंडीशन अटैच है। पहला, डॉक्यूमेंट मस्ट बी कंपल्सरली रजिस्ट्रेबल। डॉक्यूमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका कि रजिस्ट्रेशन हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई पर्सन अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी से मतलब अपना कोई घर या अपनी दुकान को किसी अपने रिश्तेदार को या अपने बेटे को, भाई को, चाचा को, ताऊ को गिफ्ट के तौर पे ट्रांसफर कर देता है, उस कंडीशन में जो उसने गिफ्ट ट्रांसफर किया है उसका डॉक्यूमेंट अवेलेबल होने चाहिए, और वो जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होगा उसको एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस की तरह ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अगर ट्रांसफर होने वाली प्रॉपर्टी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो जैसा आप लोग जानते हैं कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के केसेस में उसकी जो रजिस्टर्ड डीड है उसका रजिस्ट्रेशन वो जरूरी नहीं होता। तो मूवेबल प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर है उसको एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस के तौर पे नहीं माना जा सकता, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर से रिलेटेड जो रजिस्टर्ड डीड है उसको नोटिस की कैटेगरी में रखा जाएगा। नेक्स्ट, when it has been completed in accordance with the procedural requirement of registration, यानी जितना भी डॉक्यूमेंट जैसे भी रजिस्टर्ड हुआ है, डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड कराते टाइम पे जो भी प्रोसीजर्स थे उनको फॉलो किया गया हो, एंड एनी ट्रांसफर प्रायर टू द रजिस्ट्रेशन नॉट प्रेज्यूम्ड। ऐसे जितने भी ट्रांसफर होंगे उस प्रॉपर्टी के जो कि रजिस्ट्रेशन से पहले हुए होंगे उनको कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो कंस्ट्रक्टिव नोटिस का पार्ट नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है कंस्ट्रक्टिव नोटिस के केस में, कि जो एक्चुअल पोजीशन है अगर प्रॉपर्टी का किसी के पास में, तो उस एक्चुअल पोजीशन को भी एक नोटिस की तरह माना जाएगा। लेकिन अगर पोजीशन एक कंस्ट्रक्टिव पोजीशन है तो उसको नोटिस की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये कोई पर्सन है ए, ये अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ में, कि भाई वो ऐसा है कि जो बी है इसके घर में रह सकता है 1 साल के लिए, उसके एवज में उसको 10,000 रुपए देने पड़ेंगे।
बी जो है वो तैयार हो जाता है, क्योंकि भाई 1 साल का अगर उसको 10,000 रुपये देना पड़ रहा है तो कोई ज्यादा महंगा तो है नहीं, उसको सौदा अच्छा लगता है और वो तैयार हो जाता है। अब उसी ड्यूरेशन में क्या होता है, जो ए है वो अपनी प्रॉपर्टी सेल कर देता है सी को। जब सी उस प्रॉपर्टी को खरीद लेता है तो वहां पे आता है और उसको बी को बोलता है कि भाई तुम फटाफट ऐसा है कि अपना सामान वामान उठा के यहाँ से दफा हो जाओ। अब इस केस में जो ए है वो सी के अगेंस्ट क्लेम कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो प्रॉपर्टी का एक्चुअल पोजीशन था वो ए के हाथ में था, और कोर्ट ऐसा प्रिज्यूम करके चलेगा कि जब सी ने प्रॉपर्टी को खरीदा तो ये सी की ड्यूटी बनती थी कि वो जाके प्रॉपर्टी में चेक करे कि वहां पे कोई तीसरा बंदा ऑलरेडी रह तो नहीं रहा है। अगर हम बात करें कंस्ट्रक्टिव पोजीशन की, इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। फिर से मान लो कोई बंदा है ए, अपनी प्रॉपर्टी सेल कर देता है बी को, लेकिन ए जो है वो बी से रिक्वेस्ट करता है कि भाई जब तक मेरा कोई दूसरा रहने का इंतजाम नहीं हो जाता तब तक तुम मुझे परमिशन दे दो, मैं इस घर में रह सकता हूँ और जितना जल्दी हो सके मैं इस घर को छोड़ के चला जाऊंगा और अपना दूसरा कोई इंतजाम कर लूंगा। और साथ में कंडीशन क्या है कि जो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री है वो भी तब तक नहीं हुई होती है। तो जो ए होता है वो फाइनली तैयार हो जाता है, जो बी है उसको कह देता है भाई तुम रह सकते हो यहाँ पे। अब उसी ड्यूरेशन में क्या होता है कि जो ए है जो कि अपनी प्रॉपर्टी ऑलरेडी सेल कर चुका है बी को, वो अपनी उसी प्रॉपर्टी को सी को सेल कर देता है। अब सेल कैसे कर देता है, क्योंकि रजिस्ट्री तो हुई नहीं थी तब तक, तो ए ने अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर दिया सी को। अब इस केस में जो बी है वो सी के अगेंस्ट में नहीं जा सकता। रीजन? क्योंकि वहां पे बी का कोई एक्चुअल पोजीशन नहीं था, वहां पे रजिस्ट्री तब तक हुई नहीं थी और एक्चुअल में पोजीशन ए का था। जो कोर्ट है वो ए की दलील को मान लेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके और एलिमेंट की, जो कि कहता है नोटिस टू एजेंट एंड इम्प्यूटेड नोटिस टू प्रिंसिपल। अगर कोई नोटिस एजेंट को मिलता है तो कोर्ट ये मान के चलेगा कि वो जो नोटिस है एक्चुअल में उस ओनर को मिला है। अब यहाँ पे एजेंट कौन हो सकता है? मान लो किसी प्रॉपर्टी की डीलिंग चल रही है, तो जो प्रॉपर्टी की डीलिंग से रिलेटेड पर्सन है, चाहे वो कोई मीडिएटर हो या कोई एडवोकेट हो, वो एजेंट की कैटेगरी में आएगा। तो अगर एजेंट के पास में कोई नोटिस आ रहा है तो कोर्ट ये मान के चलेगा कि उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक्चुअल जो ओनर है प्रॉपर्टी का उसके पास भी होगी। लेकिन ये भी एब्सोल्यूट नहीं है, इसके साथ भी कुछ कंडीशन अटैच है। पहला, नोटिस शुड बी ऑब्टेन्ड बाय द एजेंट इन हिज कैपेसिटी एज एन एजेंट। जो एजेंट ने नोटिस को रिसीव किया है वो एज ए एजेंट रिसीव किया होना चाहिए। किसी दूसरी हैसियत से अगर वो नोटिस को रिसीव करता है तब उसको नहीं माना जाएगा। Next is the agent should have been appointed for that specific transaction to which the notice relates to। यानी ए को केवल उसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड नोटिस मिलना चाहिए जिसके लिए उसको अपॉइंट किया गया है। अब मान लो इसको फिर से एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कोई बंदा है एक्स, उसके पास में दो प्रॉपर्टी है, एक पी है और एक क्यू है। पी से रिलेटेड जो एजेंट है उसको कोई नोटिस मिल जाता है जो कि रिलेटेड है प्रॉपर्टी क्यू से। उस कंडीशन में ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, क्योंकि जो बंदा है ए उसके पास में किसका राइट है? प्रॉपर्टी पी का, लेकिन नोटिस उसको किसका मिल रहा है? क्यू का, तो ये वैलिड क्लेम नहीं होगा। नेक्स्ट इज एजेंट मस्ट हैव एक्वायर्ड द नोटिस इन कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। एजेंट को नोटिस तब मिला हो जब वो उस प्रॉपर्टी का एज ए एजेंट था। मान लो डीलिंग खत्म होने के बाद में या एक्चुअल में डील स्टार्ट होने से पहले अगर उसके पास में कोई नोटिस आता है तो उसको कंस्ट्रक्टिव नोटिस नहीं माना जाएगा। नोटिस एक्वायर्ड बाय द एजेंट मस्ट बी रिलेवेंट टू दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। जो उसको नोटिस मिला है वो उसी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डीलिंग चल रही है प्रॉपर्टी पी की और उसको नोटिस मिला क्यू का, तो वो रिलेवेंट नहीं होगा और ना ही उसको कंस्ट्रक्टिव क्लेम माना जाएगा। And last condition is the कि agent must not have been any fraudulent concealment of the fact। कि जो एजेंट है उसने जानबूझकर किसी फ्रॉड के पर्पस से इंफॉर्मेशन को मालिक तक ना पहुंचने दिया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एजेंट किसी फ्रॉड के पर्पस से इंफॉर्मेशन को मालिक तक पहुंचने से रोकता है तब भी उसको कंस्ट्रक्टिव नोटिस की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा और जो बंदा है उसको कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकता है।
सो टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। आई होप कि जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है आप लोग उसको समझ पाए होंगे। एंड गाइज, इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स।